गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जी मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। तीन नहीं, आज तो दो ही हैं, रिसर्च की कल होगी। तो वो वाले बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या कुछ भी है, तो ये पहली क्लास से आज शुरू कीजिएगा अपना पेपर 1, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और पुरानी क्लासेस को रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा। ठीक है जी, इसको लाइव लीजिएगा और इससे पहले जो डीआई हो चुका है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुका है, मैथ का पोर्शन हो चुका है, उसको आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा। जिन्होंने कवर नहीं किया, जिन्होंने कवर कर लिया बहुत अच्छी बात। अभी से कोशिश कीजिए कि लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। नहीं, रिसर्च की आएंगी 2 क्लासेस, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं टीम को बोल दूंगा, वो ऐड करवा देंगे, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर। चलिए, लेट मी जस्ट ऐड द पीपीटी। जी पूरा पेपर 1 कंप्लीट करवाऊंगा मैं। चलिए, अब पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को ध्यान से सुनने के लिए पहले अपना दिमाग शांत रखो और इस चीज को समझने की कोशिश करो जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। इस यूनिट के बारे में पहले 2-3 चीजें जो जरूरी हैं पहले आप वो समझ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़नी चाहिए और क्या इसके पॉइंट हैं। 2 तरीके से। सबसे पहला कि आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप लोगों को पता ही है कि पेपर में यहां से क्वेश्चन आएंगे और उसका आपने आंसर करना है, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 4 6 8 10 जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, उसके हिसाब से यहां से आप लोगों ने क्वेश्चन करना। और दूसरा, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल कॉमन सेंस से बना सकते हो। कॉमन सेंस इन द सेंस कि आप एक टीचर और एक स्टूडेंट, उसके बीच के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो। पहली बात तो ये। और दूसरा, क्योंकि कल आप लोगों ने भी अल्टीमेटली क्या करना है, टीचिंग ही करनी है, तो इस यूनिट में आपको वो सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो कल को आपको अपनी टीचिंग में नजर आएंगी, या जिसको आप अपनी टीचिंग में ऐड करना चाहोगे, या जिसके बेसिस पे आप चाहोगे कि हाँ मुझे एक ऐसा टीचर बनना है। यस और अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप सपोज करो, यूकेजी एलकेजी छोड़ दो, फर्स्ट क्लास से मानता हूं मैं, फर्स्ट क्लास से लेके मैं ये मान के चलता हूं कि आप मास्टर्स में हो या कुछ लोगों ने मास्टर्स कर लिया हो। फर्स्ट क्लास से लेके अगर आप मास्टर्स तक की बात करते हो तो तकरीबन तकरीबन 12 13 14 15 16 17 17 ईयर्स स्टडी करते हैं अपन। ठीक है, पहले 10वीं से पहली से 12वीं तक 12 साल पढ़ते हैं, फिर 3 साल ग्रेजुएशन होती है और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो अप्रोक्सीमेटली जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो? अब 17 ईयर तक, 17 साल तक पढ़ाई करते हो। उस 17 साल में आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं जिनके साथ आप पढ़ाई करते हो। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, मास्टर्स तक, ग्रेजुएशन तक आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं। यस और नो? जितने भी आप टीचर्स मिलते हैं, हर टीचर का वे ऑफ टीचिंग अलग होता है, हर किसी का कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग का तरीका अलग होता है, हर किसी का रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका अलग होता है। हर टीचर एक अलग पर्सनैलिटी के साथ आता है, हर टीचर एक अलग पर्सनैलिटी के साथ आता है। और आप लोग क्योंकि टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप उन टीचर्स को याद करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि यार ये वाला टीचर था वो बहुत अच्छा पढ़ाता था, अब बोलते सर ये तो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाता था, ये वाला टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाता था। यस, दो ही चीजें होंगी। हो सकता है आप लोगों को बीकॉम वाला टीचर याद ना हो, पहली क्लास वाला टीचर आप लोगों को आज तक याद हो, क्योंकि उससे आपने बहुत कुछ सीखा था। ऐसा होता है अक्सर, आपको बीकॉम एमकॉम में मास्टर्स में कुछ टीचर्स ने पढ़ाया होगा, शायद आप उसे भूल चुके होंगे, बट पहली क्लास में, दूसरी क्लास में कोई ऐसा टीचर रहा होगा, 5वीं में, 6वीं में, जिसको आप आज भी एडमायर करते हो, जिसे आप आज भी याद करते हो यार वो एक टीचर मिला था जिसका एक टीचिंग स्टाइल था, जिसके साथ एक्चुअली में हमें पढ़ने में मजा आता था। ऐसा होता था, ऐसा होता था। अब ये चीजें क्यों हैं या किस तरीके से काम करती हैं? जब आप टीचर बनना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू बी अ टीचर, तो आप लोग कुछ क्वालिटीज को टारगेट करते हो। क्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? देखो कुछ चीजें होती हैं बीइंग अ टीचर जो यूनिवर्सल होती हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि आपको नॉलेज होनी जरूरी है, आपके पास कम्युनिकेशन होना जरूरी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपके पास वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने वाले स्किल्स होने चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो किसी भी टीचर को अच्छा टीचर बनाते हैं। बट इसके साथ कुछ और भी स्किल्स होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हर पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या जाता है जब आप टीचर बनते हो कि आप जो चीज बता रहे हो, वट एवर यू आर डिलीवरिंग, हाउ यू आर डिलीवरिंग, दैट इज द ओनली थिंग जो आप लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको इस चीज का एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आप अनअकैडमी पे जाओगे ना, तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 100 एजुकेटर्स हैं, जिसमें से 70 एजुकेटर्स पेपर 1 पढ़ा रहे हैं। और पेपर 1 में क्या है? वही टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हर टीचर सेम टू सेम वही चीज पढ़ा रहा है। बट हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका है। मैं किसी अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, XYZ टीचर किसी अलग तरीके से पढ़ाता है, कंटेंट सेम है, ठीक है। वो भी टीचिंग पढ़ा रहा है, मैं भी टीचिंग पढ़ा रहा है, वो भी टीआई पढ़ा रहा है, मैं भी टीआई पढ़ा रहा हूँ। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका है वो अलग है, मेरा अलग है, किसी दूसरे टीचर का अलग है, हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी अनअकैडमी के बच्चे मेरे पास ही पढ़ने आते हैं, नहीं, 90% आते होंगे, 10% नहीं आते। क्यों? क्योंकि शायद उनको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता,
दैट सिंपल। उसमें कोई उसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है कि उनको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता, उनको किसी और का तरीका अच्छा लगता होगा तो वो टीचर से पढ़ रहे होंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि जहां पर आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, वही टीचर आप लोगों के लिए बेस्ट टीचर बन जाता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टीचर कितना फेमस है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उस टीचर को कितनी नॉलेज है, नहीं। जिस टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर आप उसी से पढ़ना चाहते हो। फिर आप उसी से क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं इस टीचर से पढ़ूंगा तो मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। सिंपल, यही कंसेप्ट हुआ। तो बीइंग अ टीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो यही फ्रीक्वेंसी होती है। जितने ज्यादा लोगों के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाऊंगा, उतना मुझे वो इफेक्टिव टीचर बनाएगा, उतना मुझे वो इफेक्टिव टीचर बनाएगा। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लास्ट सेशन में हमने एक लाइव क्लास ली थी जिसमें 6900 लाइव थे, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब कोई आसपास भी नहीं है इसके। हमने 6900 स्टूडेंट लाइव थे उस क्लास में, 6900 अनअकैडमी पे। अब 6900 का मतलब अगर आप देखते हो ना तो अप्रोक्सीमेटली 7000 बच्चा, कैन यू इमेजिन कि 7000 बच्चा क्लास में था। अब 7000 बच्चा क्लास में होने का मतलब क्या होगा कि हम इतने सारे लोगों के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाए। हम क्या कर पाए, इतने सारे बच्चों के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाए, उनको समझ आ रहा था, इस वजह से वो यहां पर बैठे हुए। यस, अब आप बहुत सिंपल सी लॉजिक है। पहले इस चीज को ना थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे, शुरू तो बाद में करेंगे। पहले 3-4 जो इंपॉर्टेंट बातें वो समझना है, क्योंकि आपने टीचिंग में जाना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस यूनिट को सिर्फ सिलेबस के हिसाब से मत पढ़ना, इस यूनिट को अपनी पर्सनल लाइफ पे अभी से अप्लाई करना शुरू करना, क्योंकि कल टीचर बनोगे तो अच्छे टीचर बन के जाना। अब इसमें होता क्या है कि आप कभी कभी किसी क्लास में जाते हो और 2 मिनट में बोर हो जाते हो, और एक दूसरी क्लास है उसमें आप 4 घंटे भी एकदम हंसते खेलते पढ़ते रहते हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसकी क्लास में आप बोर हो गए वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या जिसकी क्लास में आप 4 घंटे बैठे हो अच्छा पढ़ा रहा है। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि वो टीचर आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा जिसकी क्लास में आप 2 मिनट में बोर हो गए, या उसको वो सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है जो बच्चों को अपने साथ कनेक्ट कर पाए। और जिस टीचर की क्लास में आप 4 घंटे तक बैठे हो उसको पता है कि बच्चों को अपने साथ कैसे कनेक्ट करना है। पॉइंट तो यही आ जाता है ना अल्टीमेटली। मेरे को एक बात बताओ ध्यान से सुनो, जब आप क्लास में आते हो, तो क्या सिर्फ आप पढ़ने के लिए आते हो? नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ क्लास में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो एक बहुत बड़ी मिथ है। और जो लोग इस चीज पे रहते हैं कि बस हम पढ़ने के लिए आते हैं, या टीचर ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें पढ़ाना है, ये हमारा सिलेबस है, ना तो वो टीचिंग और ना ही वो स्टूडेंट है। आप क्लास में आते हो और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। क्लास में आते हो आप बातचीत का तरीका सीखने के लिए, आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हो, आप क्वेश्चन पूछना सीखते हो, आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना सीखते हो, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हो, लाइफ के स्किल्स सीखते हो, मतलब बहुत सारी चीजें। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि ठीक है यार टीचिंग का ये सिलेबस है, इसको खत्म करो, दैट्स इट, तो मैं 1 महीने में आपका पूरा पेपर बनकर सिलेबस खत्म करवा दूंगा, बट उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। सो बीइंग अ टीचर, जब आप टीचर बनते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाते हो। क्या हो पाते हो, किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाते हो, किस तरीके से आपके स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किस तरीके से आपके बच्चे हैं वो आपको एडमायर करते हैं। यहां पर मैंने वही बताया था कि 2 मिनट में आप बोर क्यों हो गए, क्योंकि उस टीचर को आपको कनेक्ट नहीं करना पाया। अगर मैं अपनी ही बातें बोलता रहूं, आपकी सुनूं ही ना, तो आप नहीं रुकोगे क्लास में। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यस सुनो, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हो तो उस कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जो दोनों साइड से चलता है। अगर मैं क्लासरूम में 1 वे कम्युनिकेशन यूज करूंगा, सिर्फ अपनी ही बातें बताता जाऊंगा और आपकी कोई बात सुनूंगा ही नहीं, तो आप मेरी क्लास में क्यों आओगे? क्योंकि आपको कैसा फील होगा कि सर हमारी तो बात को सुना ही नहीं जा रहा, हमारी बात को तो सुन ही नहीं रहे, फीडबैक के बिना कैसा चलेगा? तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप टीचिंग में आते हो ना, या इस यूनिट को पढ़ने लगोगे, तो आप ये मत समझ। और दूसरी चीज ये, अगर आप इन सारी चीजों पे थ्रू पढ़ोगे ना तो टीचिंग आपको ईजीएस्ट यूनिट लगेगी। बता रहा हूं, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो ये सबसे ईजीएस्ट यूनिट लगेगी, सबसे आसान यूनिट लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। बट अगर आप इसको लोड लेके पढ़ोगे, रट्टा मार के पढ़ोगे, तो फिर आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएगी। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, यार ये चीजें क्या चल रही है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को ना दिमाग खोल के सीखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और जिस लेवल पे आप हो उस टाइम पे रूट लर्निंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है। आज आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप अंडरस्टैंड करोगे उसे आप लंबे समय तक याद रखोगे, बट जो चीज को आप रट्टा मारोगे वो पर्टिकुलर टाइम तक ही याद रहेगी, उसके बाद आप उसको क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप उसको भूल जाओगे, क्योंकि आपने उसको रट्टा मारा था, आपने उसको याद नहीं किया, आपने उसको रट्टा मारा था। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को थोड़ा शुरू करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, बेटा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो चीजें याद करनी है वो तो याद ही करनी है ना। मेरे कहने का मतलब है जहां पर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अगर वहां पर भी आप रट्टा मार रहे हो तो वो बात गलत है। इंडिया का आजाद हुआ 1947 में, हमें पता है कि वो हमें याद करना पड़ेगा, बट अगर आप लोग कंसेप्ट्स को भी रट्टा मार रहे हो फिर बात नहीं बनेगी, है ना। अगर आप कंसेप्ट्स पे रट्टाफिकेशन कर रहे हो तो वो बात गलत हो जाएगी, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो टीचिंग का मतलब क्या है, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। यस और नो? ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम हर वो चीज सीखने की कोशिश करते हैं, हर हम चीज समझने की कोशिश करते हैं जो हमें लाइफ में काम आएगी। जैसे आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो क्या आप सिर्फ पढ़ाई ही करते थे? नहीं, हमारी और बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। एनसीसी होता था, एनएसएस होता था, गेम्स होती थी, यूथ फेस्ट होता था, बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जिसका हम पार्ट बनते थे। क्या करते थे? बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती थी जिसका हम पार्ट बनते थे। यस और नो? स्पोर्ट्स, जो भी एक्टिविटीज होती थी। अब उन एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? अगर टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही है, बच्चों को सिर्फ अपना ज्ञान है वो देना है, तो बाकी एक्टिविटीज का क्या मतलब हुआ? तो टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने पढ़ा है ना उसको तो वहां पे छोड़ दोगे, आगे जाके तो आपके स्किल्स ही काम आएंगे ना। अब देखो आपने यूजीसी नेट की एग्जाम की तैयारी कर ली, आप अपना जेआरएफ क्लियर करोगे, उसके बाद ये जो चीजें पढ़ी होंगी उनकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहेगी जितनी आपके लाइफ स्किल्स की रहेगी। यस और नो? जितनी चीजें आप लोग जस्ट कल पीएचडी करने जा रहे हो, स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, वहां पर आप किस तरीके से लोगों के साथ बात करते हो, किस तरीके से इंटरेक्शन करते हो, वो थोड़ी ना आप लोगों के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। वो थोड़ी ना आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरीके से जाके इंटरेक्शन करनी है। नो, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना, उस पर तो आपको काम करना ही पड़ेगा।
सो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यही हुआ कि हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों की एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यस मोनिका, पहली क्लास है बेटा। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चा एक कंप्लीट सिटीजन बनकर आपकी क्लास से जाए। क्या करके? एक कंप्लीट सिटीजन बनकर आपकी क्लास से जाए, ओवरऑल डेवलप होकर जाए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के आपके करियर के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो वोकेशनल हो, हर लेवल पे एजुकेशन की आपको जरूरत पड़ती है। तो एजुकेशन क्या है? एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कल्चरल और एथिकल प्रोसेस है जो अलग अलग कल्चर पे भी डिपेंड करता है। अल्टीमेट पॉइंट यही होता है कि जो एजुकेशन है वो एक डायनामिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ सोसाइटीज हैं, वहां पर एजुकेशन को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और कुछ सोसाइटीज हैं वहां पर एजुकेशन को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। कैसे? देखो, जैसे आप इंडिया की बात करते हैं, हम अपने देश में बात करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें चीजों को, हमारी मेमोरी चेक की जाती है। यस सुनो, आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है? नो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी सिर्फ मेमोरी चेक करता है कि आप कितनी चीजों को रट्टा मार सकते हो। जबकि आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप किसी दूसरे देश में जाते हो, वहां पर ये वाली चीजें नहीं है, वहां पर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाता है, वहां पर और बहुत सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। तो ये कल्चर से कल्चर वेरी करता है। हमारे हमारे हिसाब से मेमोरी लेवल अलग हो जाता है, मतलब हमारे लिए रट्टाफिकेशन ज्यादा हो जाता है, और अगर फॉरेन में चले जाते हो तो वहां पर लोग प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा समझ नहीं, उनको मार्क्स नहीं होता। देखो आप, हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं आप लोगों को पता है। 10वीं और 12वीं की बात करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि अगर तेरे 99% नहीं आए तो ये हो जाएगा, और फिर उसके लिए एग्जांपल दूसरों की देते हैं कि शर्मा जी के बेटे के, शर्मा जी की बेटी कितने हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए सबसे गंदी बात है, सबसे घटिया बात है, जिन घरों में कंपैरिजन किया जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आप अलग हो, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, कुछ नहीं पता होता किसने अपनी जिंदगी में क्या कर देना है। समझ रहे हो ना? आज एक बच्चा जो आपको फेलियर नजर आ रहा है, हो सकता है कल को कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। समझ रहे हो ना? तो पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि भाई उसने ये किया है, तू भी ये कर। आप में से पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं 12वीं में अपने दोस्तों को देख देख के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया होंगे। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद साइंस में जाना चाहता था, मैं भी इस चीज का शिकार हुआ हूं। मैं खुद साइंस में जाना चाहता था, मेरा खुद साइंस में इंटरेस्ट था, बट मैं कॉमर्स में आ गया। ठीक है, तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। हमारे कल्चर में उसका क्या एस्पेक्ट है, उस चीज को समझ नहीं। जब हम 11वीं 10वीं में थे, मैं बता देता हूँ, 10वीं में थे तो 10वीं में मेरा पूरा माइंड था कि मुझे जब मैं 8वीं के बाद मेरे दोस्त जिस स्कूल में गए थे, मैंने वहां पर एडमिशन नहीं लिया था। मैंने 2 स्कूल छोड़ के तीसरे स्कूल में एडमिशन लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर साइंस ग्रुप था, जो बीच वाले 2 स्कूल थे वहां पर साइंस ग्रुप नहीं था। तो मैंने स्कूल इस वजह से, वो 10 किलोमीटर दूर साइकिल पे जाना होता था, वो 9th में 9th 10th मैंने वहां से इस वजह से की थी क्योंकि मुझे 11वीं में साइंस में जाना था। और जिस साल मैंने 10th पास की, वहां से ही वो साइंस का ग्रुप उड़ गया, मतलब वहां पे साइंस ग्रुप है वो खत्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि एक और स्कूल है वहां पे चला जाता हूँ। वहां स्कूल जाने से पहले हमारे टीचर होते थे, उन्होंने ऐसा लेक्चर दिया, ऐसा मोटिवेट कर दिया, मतलब कॉमर्स को लेके, मतलब हम क्लास में बैठे बैठे ना ये फील करने लगे कि हाँ हम तो बैंक मैनेजर बन गए। मतलब उसने ना इतना पंप देते ना, जैसे पंप मारना बोलते ना, पंप मारना इतना उसने बोल दिया कि अगर कॉमर्स करोगे तो तुम तो मतलब उसने एक तरीके से ब्रेन वॉश ही कर दिया। उसने बोल दिया कि हाँ भाई, बैंक में सारे मैनेजर कॉमर्स वाले होते हैं, सारी एमएनसी के सीईओ कॉमर्स वाले होते हैं, अगर आप कॉमर्स रखोगे तो ये हो जाएगा। मतलब देखो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं पता था ना, तो हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि वो हमें सही तरीके से गाइड कर सके। तो वैसे देखो कितने, आई थिंक 2007 12-13 साल पहले की बात है। बस उस चक्कर में ले लिया कॉमर्स, और मास्टर की 1 महीना पढ़ाई, उसके बाद छुट्टी करके चले गए। 11वीं 12वीं हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मतलब हमारी जिंदगी एकदम से ना क्या हो गई थी हमें खुद ही नहीं पता। चलो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि हमें इस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि टीचिंग का मतलब क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू मॉरिसन। मॉरिसन अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, नहीं मैं कॉमर्स से बहुत खुश हूं। मैं पॉइंट ये बता रहा हूं, देखो फिर तो इंटरेस्ट आने लगता है ना, जब मजबूरी ही होगी, पता है कि 7 साल यही पढ़ना है, तो फिर अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है ना। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, देखो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। वो बोलते हैं कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें टीचर बच्चों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। तो मतलब का कंसर्न क्या हुआ कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। उसके बाद आता है स्मिथ। स्मिथ ने बोला कि जो टीचिंग है ना वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल है, 3 चीजें आ जाती हैं, एक जगह पे टीचर, एक जगह पे स्टूडेंट, और एक जगह पे क्लास या कंटेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 साइड्स की बात की किसने? स्मिथ ने। स्मिथ ने क्या बोला कि एक साइड पे टीचर रहेगा और एक साइड पे स्टूडेंट रहेगा और एक साइड पे मटेरियल रहेगा, कुछ भी जो इंटरमीडिएट वेरिएबल जो उनको रिलेट करता है, जो उनको क्या करता है, रिलेट करता है। और इन तीनों की जो इंटरेक्शन होती है उससे ही बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसके थ्रू ही बच्चों की क्या होती है, जो बच्चों को आपस में रिलेट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ब्रिबेकर के अकॉर्डिंग पीपल्स प्ले द सेंट्रल रोल एंड द टीचर अरेंज एंड क्रिएट सिचुएशन टू लर्निंग। अब देखो टीचिंग के जब आप एस्पेक्ट्स की बात करते हो ना, तो हमारे पास टीचिंग के 3 अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा एस्पेक्ट जहां पर टीचर सेंटर में बैठा हुआ है। जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, पहली दूसरी क्लास में थे, तो उस टाइम पे जो अप्रोच होती थी वो कौन सी होती थी? वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी। कौन सी होती थी? टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर सेंटर का मतलब क्या हुआ कि टीचर आप लोगों के लिए भगवान होता था। यस और नो? टीचर ने जो बोल दिया सो बोल दिया। आपकी फेवरेट टीचर को किसी ने कुछ बोल दिया, रोना शुरू कर देते थे। ऐसा ही होता था। घर वाले चिढ़ाने के लिए जानबूझ के आपके टीचर्स को कुछ बोलते थे और आप रोना शुरू कर देते थे। ऐसा ही होता था, रोना शुरू कर देते थे। तो उस टाइम पे टीचर ने अगर बोल दिया कि 2 + 2 5 होता है, तो आप लोगों के लिए 2 + 2 5 होता था। मतलब आपको टीचर को एक तरीके से गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं होता, हमें होता है कि जो टीचर ने बोल दिया बस वो सच है। टीचर ने जो बात बोल दी बस वही सच है। अब घर पे आके बोलते थे ना, नहीं मैडम ने तो ये बोला है। अगर आपके घर के लोग उसी चीज को किसी दूसरे तरीके से समझाते थे ना, तो आप मना कर देते थे, बोलते ना मैडम ने तो ऐसे बोला है, ऐसे ही बताओ। तो एक तो वो लेवल हो जाता है। दूसरा आ जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो जाता है? जब टीचर और स्टूडेंट एक ही लेवल पे आ जाते हैं, जब आप 8वीं 10वीं में आ जाते हो, जब आप टीचर को काउंटर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। यस और नो? काउंटर क्वेश्चन करने का मतलब क्या होगा? जहां पर
टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, जहां पर आप टीचर की बातों को एज इट एज नहीं मानते हो, आप क्वेश्चन करते हो। आपको कोई बात सही नहीं लगी तो आप उससे पूछते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, बताइए कहां पर ये गलत है। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो कई बार क्लास में फाइट भी हो जाती है। मे बी आप लोगों की क्लास में कभी-कभी किसी ना किसी टीचर का स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। मतलब उस तरीके से फाइट नहीं कि वो टीचर है वो अपने पॉइंट बता रहा है, आप अपने पॉइंट बता रहे हैं, है ना? तो उस तरीके की फाइट है वो शुरू हो जाती है। हमारे साथ भी हो जाता था, ठीक है? कोल्ड फाइट या कुछ भी होता था, वो हर जगह पे चलती है, ठीक है? मेरी खुद हो जाती थी। और तीसरा लेवल आ जाता है लेस फेयर। लेस फेयर का मतलब क्या हुआ? जब टीचर का रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बच्चों को एकदम से फ्रीडम दे दी जाती है पीएचडी लेवल पे, जहां पर टीचर का रोल सिर्फ 10% का रह जाता है। क्या हो जाता है बेटा? टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास रह जाता है, सेल्फ लर्निंग की तरह हो जाता है, टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है, जहां पर टीचर सिर्फ आपको 10% गाइड करेगा कि हां यार ये काम इस तरीके से करना है, करना अल्टीमेटली आप नहीं है, करना आपको ही पड़ेगा। टीचर सिर्फ आपको जैसे पीएचडी होता है ना, सर मेरी ट्यूशन क्लास में फिजिक्स के टीचर को थप्पड़ मार दिया था एक स्टूडेंट ने, ये बहुत गलत बात है, दिस इज वेरी रॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है बट डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए ना, गलत बात है। तो यहां पर जो पॉइंट आ जाता है वो यही आ जाता है कि टीचिंग के अलग-अलग लेवल्स हो जाएंगे, जहां पर आप स्टूडेंट पहले जहां पर टीचर सेंटर में रहेगा, फिर स्टूडेंट सेंटर में रहेगा और फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ चलेंगे। ठीक है? एक्चुअली में बच्चे भी बहुत बहुत लाइक बेवकूफ टाइप के बच्चे आपको मिलते हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते। आप लोगों की क्लास में भी ऐसे होंगे जो टीचर को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते थे हमेशा, जानबूझ के। देखिए एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, है ना? सपोज करो मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, आप मेरे को बोलोगे कि सर ये गलत है, तो आप ठीक है मैं तो अपनी गलती मान लेता हूं, ठीक है? अगर आप पुरानी क्लासेस को भी देखोगे ना, जहां पर मुझे लगता है कि मेरी ये गलती है तो मैं उसको मान लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि मैं तो टीचर बन के क्लास में आता ही नहीं हूं, मैं स्टूडेंट बन के आता हूं। और कुछ लोग होते हैं ना जो जानबूझ के एक तरीके से ग्रजेस रख के आते हैं कि आज हमें टीचर की बेइज्जती करनी है, जानबूझ के फाइट करनी है, ऐसा करना वैसा करना। वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना वो सिर्फ समझने के लिए आते हैं क्लास में। ठीक है जी? तो ये टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस है। ड्यू क्या बोलता है? मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन की वही डेफिनेशन है। अल्टीमेटली पॉइंट क्या होता है? फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। टीचिंग इज इंटरपर्सनल एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल। अब हमारी क्लास में भी आ जाते हैं, यूट्यूब पे हो जाता है ऐसा, आगे नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं कि तू तो बेवकूफ है, तू पागल है, तुझे पढ़ाना नहीं आता। ऐसे लोगों के साथ डील करना भी सीखना पड़ेगा, है ना? ऐसे लोगों के साथ डील करना भी सीखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो आप अपनी एनर्जी इन लोगों पे वेस्ट नहीं कर सकते, और स्पेसिफिकली जब आप ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि उनको आप बोलने लगोगे उसके चक्कर में आपके 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और बाकी बच्चों का नुकसान हो जाता है। देखिए इन बंदों के नाम याद नहीं रखने, सिर्फ इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। डेफिनेशन समझना है कि टीचिंग का मतलब क्या है। अब टीचिंग के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन देने के लिए क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं? मेक लर्निंग इफेक्टिव। टीचर के लिए नहीं बेटा डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं होता। टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मैं किस तरीके से बच्चों की जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव बना सकता हूं। इफेक्टिव जैसे इस बार भी होता है, देखो मैं इसकी आप इस चीज को मैं इसी चीज के साथ रिलेट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आपको एनटीए ने एक सिलेबस दिया हुआ है ना? एक पेपर 1 का सिलेबस दिया हुआ है, एक पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? हम उस पूरे सारे सिलेबस को पढ़ाते हैं, जितना भी होता है उससे एक्स्ट्रा भी करवाने की कोशिश करते हैं, पीवाईक्यू करवाने की कोशिश करते हैं, पूरे सेशन खूब मेहनत करते हैं। एक बच्चा पढ़ता नहीं है, पेपर में उसे क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो वो पता क्या बोलेगा कि तलवीर सर ने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया, इनके पढ़ाए हुए से कुछ भी नहीं आया, ऐसे बोलेगा। इस बार की एग्जांपल देता हूं, एक दिन का पेपर हुआ, दो बच्चों के मैसेज आए, एक बच्चा जो इसी तरीके का था वो बोला कि सर 50 में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपने पढ़ाया था, और दूसरा बोला सर 50 में से 49 क्वेश्चन थे जो आपने पढ़ाए हुए थे। तो यहाँ पर वो वाले बच्चे जो अपने फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो फेल हो गए हैं या उन्होंने मेहनत नहीं की, तो उनको सबसे ईजी तरीका होता है फेलियर से बचने का ना, सबसे ईजी तरीका क्या होता है कि अपने टीचर पे ब्लेम कर दो। घर वालों को भी ऐसे बोल देंगे कि अन अकेडमी से पढ़ा था कुछ भी नहीं आया, उससे उससे चेंज कुछ नहीं होगा, वो पूरी उम्र ब्लेम गेम ही खेलता रहेगा, है ना? ऐसा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीटेड अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, सो टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि टीचिंग और लर्निंग आपस में रिलेटेड है। टीचिंग का पर्पस ही क्या होता है? लर्निंग। टीचिंग का पर्पस ही क्या होता है? टीचिंग का पर्पस ही क्या होता है? लर्निंग होता है। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो रही है? एक तरीके से इंटरेक्शन हो रही है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप मुझे कुछ बोल रहे हो, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। क्या टीचिंग में सिर्फ स्टूडेंट सीखते हैं? यस और नो? जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो क्या टीचिंग और स्टूडेंट, टीचिंग में क्या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सीखते हैं? हम भी सीखते हैं, हम ज्यादा सीखते हैं, आप कम सीखते हैं, ऐसा। Teaching is the process individual teach or instruct other individual. Teaching is considered as imparting instructions to learn in the classroom situation systematic. क्लासरूम में देखा जाता है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, किस तरीके से नहीं सीख रहे। Train the students so they can their own foot of society. Student self independent हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। आप लोगों को याद होगा जब मैंने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया था तब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मैं 100% पढ़ाऊंगा, उसमें जब तक आपका 100% ऐड नहीं होगा तब तक आपका जीआरएफ नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहली क्लास में ये बोला था कि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि जो मैंने पढ़ा दिया बस इसी से सब कुछ हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। जितने एफर्ट्स मेरे हैं उतने ही एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का कुछ होने वाला है। खुद से भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आप जो सीख जाते हो वो आपकी बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बन जाता है, वो आपके बिहेवियर का एक परमानेंट पार्ट बन जाता है। स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। देखो टीचिंग में एक तो आर्ट है, टीचिंग को आर्ट बोलते हैं क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग तरीका है, किसी दूसरे टीचर का अलग होगा, और कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं। मतलब टीचिंग के मैगजीन्स होते हैं, वो आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं मैगजीन्स क्या होते हैं। मैगजीन्स का मतलब क्या होता है कि टीचिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें टीचिंग में करना क्या है। टीचिंग में करना क्या है? पहले इजी टॉपिक पढ़ाने, फिर डिफिकल्ट पढ़ाने, पहले नोन टॉपिक पढ़ाने, फिर अननोन टॉपिक पढ़ाने, इस तरीके से, इस तरीके से। अरे बेटा डेफिनेशंस नहीं लर्न करनी यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? और दूसरी बात, जो बच्चे बोले कि क्या ये सारे पॉइंट्स याद करने, अरे याद करने के लिए क्या है? मेरे को एक बात बताओ यार, मैं कितनी क्लासेस आप लोगों को ले चुका हूं और मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं। मतलब क्या पेपर में आप लोगों ने लिख के आना है क्या? बताइए। पेपर में लिख के थोड़ी आना है, सिर्फ हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई स्टेटमेंट आए तो हमें समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, इस चीज को सिर्फ समझने की कोशिश करो। टीचिंग इज द प्रोसेस व्हिच लर्नर टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू गेन सम प्रीडिटरमाइंड गोल। जैसे हमारे जब हम क्लास में आते हैं तो हमारे कुछ डिटरमाइंड गोल होते हैं कि हां यार हम आप लोगों को इतना पढ़ा देंगे, आज आप लोगों को इतनी सारी चीजें सिखानी है, तो वो जो गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होता है। टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट कॉज द चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज। हमें टीचर है वो बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है, जिससे वो सीखते हैं, वो नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, वो स्किल्स को एक्वायर करते हैं, जिससे वो एक सही तरीके से एक डिजायर्ड वे में सोसाइटी में रह सकते हैं।
अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, टीचर, लर्निंग, सॉरी स्टूडेंट और एजुकेशन। अब ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें कुछ भी आ सकता है। देखिए, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में जो वेरिएबल इनको रिलेट करता है उसको क्या नाम दिया जाता है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, या इसको आप मीडिएटेड वेरिएबल बोल देते हो। क्या नाम दे देते हो? मीडिएटेड वेरिएबल का नाम भी दे देते हो। टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा, और उन दोनों के बीच जो चीज उनको आपस में जोड़ेगी उसको आप इंटरवीनिंग वेरिएबल का नाम दे दोगे। उसको आप कंटेंट भी बोल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू से, आप कुछ भी हो सकते हो, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, और उस इंटरेक्शन को सही कौन बनाता है, उस इंटरेक्शन को यूजफुल कौन बनाता है? तीसरा जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है जो उनको आपस में रिलेट करता है। ठीक है, यहां पर एजुकेशन हो सकता है, करिकुलम हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, क्लासरूम। ठीक है, इंटरवीनिंग वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है, इंटरवीनिंग वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो आपको और क्लासरूम को आपस में, टीचर और स्टूडेंट को आपस में जोड़ता है। अब टीचिंग की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, डायनामिक, सोशल और ह्यूमन। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हो, मेटल वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हो। डायनामिक, देखो टीचिंग क्या है? टीचिंग रिजिड नहीं हो सकती, समझ लो ना। टीचिंग में ऐसा नहीं कि फिक्स है, यही चीज है। अगर आपको एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो मैं अपने तरीके को चेंज कर सकता हूं। डायनामिक का मतलब होता है बेटा चेंजिंग, जो चीज चेंज हो रही है, वो चीज जो लगातार चेंज हो रही है, जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास में ये ए तरीका समझ नहीं आ रहा तो मैं इसी पे थोड़ी टिका रहूंगा कि मैं बस इसी तरीके से पढ़ाऊं, मुझे तो इसी तरीके से। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बी तरीके से पढ़ा सकता हूं, बी से नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको सी से पढ़ा सकता हूं। समझ रहे हो ना? सोशल और ह्यूमन का मतलब कि ये सोसाइटी और ह्यूमन इंसानों के साथ रिलेट करती है। जैसे अभी ना 2020 के क्वेश्चन में, ना एक क्वेश्चन 2020 के जो शिफ्ट के क्वेश्चन हुए थे ना, वहां पर एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता था सर्च रीजन में कि टीचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, ये बोला जाता था कि टीचर को रिप्लेस किया जा सकता है किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ये क्वेश्चन था। देखिए, नो डाउट कि जो टेक्नोलॉजी है उसने एक अपना मेजर रोल प्ले किया है टीचिंग को एनहांस करने के लिए। इवन कि अब हम भी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन होता तो क्या आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते? आपको लगता है? नहीं। अब आप देखो कौन कहां से आप रिलेट करते हो। कोई कोई कश्मीर से होगा, कोई कन्याकुमारी से होगा, कोई अंडमान निकोबार से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई पंजाब से होगा। अब अलग-अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना? आप अलग-अलग स्टेट से बिलोंग करते हो। क्या आपको लगता है कि ऑफलाइन में ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती? नहीं। ऑफलाइन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि आप पूरे इंडिया से बिलोंग करते हो। कुछ बच्चे जो यूएई वगैरह में, ओमान वगैरह में भी रहते हैं। तो इस वजह से नो डाउट की जो एजुकेशन है, आईसीटी ने उसमें एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। आईसीटी की वजह से एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ा है। बट अगर आप ये सोचो कि एजुकेशन के लिए हमें टीचर की जरूरत ही नहीं रहेगी तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि टीचर को रिप्लेस कर दे? मेरी जगह पे यहाँ पे आप लोगों को कोई रोबोट पढ़ाए तो क्या आपको समझ आ जाएगा? नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, बट अगर आप ये सोचो कि ना जी ना टेक्नोलॉजी है तो इसकी जगह पे टीचर को रिप्लेस कर दो, टीचर को निकाल के फेंक दो, तो वो गलत हो जाएगा। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, इस चीज के बारे में आप लोगों को पहले बता दिया। आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या होगा? साइंस है क्योंकि टीचिंग के कुछ मैथ्स हैं, टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और साइंस का मतलब, सॉरी, आर्ट का मतलब हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को क्लास में जो पढ़ाऊं ना वो आप लोगों को क्लास में याद भी हो जाए। मतलब आप लोग ना बाद में अगर नहीं भी रिवीजन करने का टाइम तो भी आप लोगों को 60-70-80% क्लास में याद हो जाए। ठीक है, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है हर क्लास में कि आप लोगों को क्लास में ही चीजें याद हो जाए। डाइवर्स इन एप्लीकेशन। अब देखो टीचिंग की एप्लीकेशन क्या सिर्फ स्कूल में है? नहीं ना भाई, हर जगह पे है। ट्रेनिंग है, कंडीशन है, इंडोक्ट्रिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। टीचिंग के अलग-अलग एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। टीचिंग के कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो डाइवर्स इन एप्लीकेशन। अब ये देखो, ये छोटे-छोटे पॉइंट है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि टीचिंग में गाइडेंस होती है, ट्रेनिंग होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, स्टूडेंट्स को इफेक्टिव वे से पढ़ाया जाता है, फैक्ट और कॉज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। टीचिंग कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होता। अ टीचर कैन बी इफेक्टिव एट द फुल कॉन्फिडेंस ऑन हिज सब्जेक्ट। अब अगर मेरे को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों चीजें होती हैं। इस पॉइंट को समझ लेते हैं दूसरी स्लाइड पे। देखो दो चीजें, एक होती है नॉलेज, एक होती है कंटेंट डिलीवरी। टीचर को इन दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आप इस चीज के साथ एग्री करो। आपने अपनी लाइफ में किसी ना किसी टीचर को देखा होगा जिसके पास नॉलेज भर भर के थी बट वो अपनी नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पाता था। डेफिनेटली आप लोगों को अपनी लाइफ में कोई ना कोई टीचर ऐसा जरूर मिला होगा जिसके पास नॉलेज तो बहुत थी, हर चीज की थी, बट वो सही तरीके से उस नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पाता था। आपको वो सही तरीके से समझा नहीं पाता था, वो आप लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाता। डेफिनेटली आपको स्कूल, कॉलेज, 11वीं 12वीं 10वीं 8वीं में कोई ना कोई टीचर ऐसा होगा। और वहीं पे आप लोगों ने कोई ऐसे बिल्कुल न्यू टीचर भी देखे होंगे जिनका एक्सपीरियंस शायद 1-2 साल का ही है। उनको उतनी नॉलेज नहीं थी बट उनका कंटेंट डिलीवरी इतना शानदार था कि आपको मजा आता था उनके पास पढ़ के। यार ये कम भी पढ़ाता है ना, बट जितना पढ़ाता है ना पढ़ के मजा आता है। दोनों तरीके के टीचर होंगे। और अगर आप सोचो कि अगर इसका कॉम्बो मिल जाए आप लोगों को, एक ऐसा टीचर जिससे हर चीज की नॉलेज भी हो और उसका कंटेंट डिलीवरी भी एकदम जबरदस्त हो, तो इससे अच्छा आप लोगों के लिए क्या होगा? इससे अच्छा आपको क्या होगा? क्योंकि नॉलेज के साथ साथ आपको नॉलेज रिसीव भी तो करो ना। अगर मेरे पास कंटेंट डिलीवरी है, नॉलेज नहीं है, या मेरे पास नॉलेज है कंटेंट डिलीवरी नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं लैग करूंगा। इस वजह से बीइंग अ टीचर मेरे लिए जितनी कंटेंट डिलीवरी इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे को नॉलेज होना भी जरूरी है। दोनों साइमल्टेनियसली मुझे चाहिए। अगर दोनों है तो मैं एक अच्छा टीचर हूं, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। यस, टीचिंग है। देखो टीचिंग का क्या है? आप एक दिन में तो टीचर नहीं बन जाओगे। जब आप पहले दिन क्लास में जाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहले दिन बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे। अब टाइम के साथ सीखते हो। मैं खुद को देखता हूं, जब मैंने शुरू किया था मैं कैसे बोलता था। ठीक है, मैं जब आज से 4 साल पहले 2017 दिसंबर में शुरू, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले अगले महीने ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तब की और आज की वीडियो में, तब की कंटेंट डिलीवरी में, आज की कंटेंट डिलीवरी में मैं डिफरेंस देखता हूं कि तब मैं एक बड़ा डर डर के बोलता था कि यार कोई गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए ना। धीरे धीरे फिर चीजों को एक्सपीरियंस किया। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ पीपीटी पे पढ़ाते थे, फिर कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। तो टीचिंग का मतलब क्या है कि आप टाइम के साथ साथ सीखते रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता रहता है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते रहते हो कि अच्छा यार ये चीज इस तरीके से काम करेगी। तो ऐसा नहीं है, हमें चीजों को कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें लगातार चीजों को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हमारी अपनी लाइफ में चीजें वो सही से काम करती रहेंगी।
इनकरेज मोर एंड मोर। कुछ टीचर होते हैं वो आप लोगों को ना डिपेंडेंट बना देते हैं, कभी भी टीचर पे डिपेंड मत होना, ये बात याद रखिए, यहां पे भी और हर जगह पे। जितना आप इंडिपेंडेंट होगे ना, जितना खुद से सीखने की कोशिश करोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पून फीडिंग है ना, वो स्कूल टाइम पे अच्छी रहती है। अपने डाउट्स को पहले खुद सॉल्व करना सीखो, अगर नहीं होते तब टीचर के पास लेके आओ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। आपको पढ़ते टाइम कोई डाउट आता है ना, अब इतने बच्चे तो नहीं हो कि उस डाउट के लिए आप अगले 24 घंटे या 48 घंटे का वेट करोगे कि मैं टीचर के पास जाऊं, नहीं, उसको गूगल पे लिखो कि क्या होता है, उसको पढ़ो, अपना डाउट क्लियर करो, उसके बाद भी नहीं होता तो टीचर के पास जाओ। यस और नो? सो ये एक हैबिट है, वो आप लोगों की बहुत जरूरी है, आप लोगों के अंदर एक हैबिट होनी चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल जब आप स्कूल में सीखते हो ना, फॉर्मल का मतलब क्या हुआ? जब एक प्रॉपर सेटिंग में सीखते हो, ठीक है, एक कोर्स है, एक स्ट्रक्चर है, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, जहां पर आप लोग एक प्रॉपर क्लास में बैठते हो ना, तो वो आपकी फॉर्मल हो जाएगी। और इनफॉर्मल कौन सी होगी? जो आप डंडे से सीखते हो, जो घर में चप्पल पड़ती है, बेलन से सीखते हो ना, घर में पैदा होते ही जो आपकी पिटाई होनी शुरू हो जाती है, जो वो वाली एजुकेशन होती है ना, वो आप लोगों की कौन सी होती है? वो इनफॉर्मल होती है, जो आप घर से सीखते हो। जब 420 की स्पीड से चप्पल आके एकदम कान के पर्दे को फाड़ देती है, वो जो पढ़ाई होती है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बातों को बच्चों को समझाने की। टीचिंग इज टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, वो तो अभी भी चलती है ना, वो तो अभी भी चली रही होगी। अन अकेडमी बेटा नॉन फॉर्मल है। अभी मैं एक आगे चार्ट आएगा, तीनों का डिफरेंस बताऊंगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और एक नॉन फॉर्मल भी होती है। नॉन फॉर्मल कौन सी होती है? नॉन फॉर्मल कौन सी होती है? जहां पर कोई सिस्टम नहीं होता पढ़ाई का, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, वो नॉन फॉर्मल होती है। वो आगे चार्ट आएगा, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह हो गया ना, ये वाला होगा, वो आगे चार्ट आएगा, वहां पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है। अब 3 व्यू पॉइंट है टीचिंग के, अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 3 व्यू पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारी चीजों को ये रिलेट करेंगे। सबसे पहला लेवल कौन सा होता है? आप अथॉरिटेरियन बोल सकते हो। अथॉरिटेरियन का मतलब मेमोरी लेवल, ठीक है, आगे अपने लेवल में भी पढ़ेंगे। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? जब एक थॉटलेस टीचिंग है, टीचर सेंट्रिक कांसेप्ट होता है, जब आप स्कूल में होते हो। इसको आप ऐसे याद रखो, जब आप स्कूल में थे, पूरा पहली क्लास में ए से लेकर जेड तक ही लिखते रहे, हर रोज आते थे घर में ए बी सी डी ई एफ जी, वही लिखते रहते थे। मतलब क्या होता था? एक तरीके से टीचर जब आपका भगवान होता था। अथॉरिटेरियन का मतलब जब टीचर के पास ही सारी पावर होती है, वही पूरी क्लास को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। यस, बिगिनर। वही जब आप बोलते हो कि हाँ टीचर ही हमारा भगवान है, टीचर ने जो बोल दिया सो बोल दिया, अगर उसने 2 + 2 भी बोल दिया 5 होता है, तो आप 5 उसको मान लेते हो। तो ये वो वाला लेवल होता है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होगा? अथॉरिटेटिव का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, वो क्लास को कैसे कंडक्ट कर रहा है, कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं है। एक तरीके से ड्रिल क्रैमिंग, रेक्टिफिकेशन वाला कांसेप्ट होता है, समझ रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी आपके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, ठीक है, आपका भतीजा भांजा कोई भी होगा, वो जब स्कूल का काम मिलता है ना, उनको डॉट्स लगा के देते हैं, हर रोज वही होता है, वो ऐसे एकदम से ना बेचारे ऐसे लगे हुए होते हैं, काम होमवर्क के उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। यस और नो? होमवर्क की बेचारों के लिए इतनी बड़ी टेंशन होती है निपटाने की। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको रोते रोते करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, आप ना उनको कभी इरेजर यूज करते देखना, वो ना इरेजर इतना जोर से ऐसे 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 करेंगे ना, पेज ही फाड़ देते हैं, है ना? इरेजर से पक्का पेज फाड़ देते हैं वो, क्योंकि उनको इरेजर यूज करनी नहीं आती, उनको नहीं पता कि उसे बहुत प्यार से लगाते हैं, उनको लगता है ये पता नहीं ऐसे मिटाती है, या तो पता नहीं बेचारों को गुस्सा आ जाता है जब गलती हो जाती है। तो वो वाला जो लेवल होता है, वो अथॉरिटेरियन लेवल होता है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होगा? कि जहां पर टीचर के हाथ में सारा कंट्रोल है, जो भी कर रहा है वो टीचर कर रहा है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है। और कुछ बच्चे और भी होते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो 8वीं तक मेरे साथ पढ़ा, 8वीं तक उसकी हैबिट होती थी, जैसे मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया, है ना, दिख रहा है आप लोगों को, मैंने अपना नाम लिख दिया, उसकी ऐसी हैबिट होती थी, वो ना 4-5 बार इसको करता रहता था ऐसे। तो इतना करता रहा ना, मतलब 8वीं के बाद तो मेरे साथ वो पढ़ा नहीं, हो सकता उसके बाद भी वो करता रहता होगा, वो बार-बार उसके ऊपर। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, पता नहीं, अब ये तो उसे पता होगा। डेमोक्रेटिक कौन सा हो जाता है? जो थॉटफुल लेवल आ जाता है। थॉटफुल का मतलब क्या होगा बेटा? जब बच्चा थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाता है, बच्चे का माइंड है वो डेवलप हो जाता है, जब आप स्कूल में चले जाते हो, 8वीं 10वीं 12वीं पीजी वगैरह में, यूजी वगैरह में चले जाते हो, जहां पर हम कांसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं होता, रूट लर्निंग नहीं होती। जब आप कॉलेज में होते हो, तो आप लोगों को होमवर्क की तो कोई टेंशन नहीं होती। कॉलेज में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कि आपको कोई होमवर्क नहीं करना होता। यस और नो? ज्यादातर कॉलेज में ऐसा होता है, आपको नोट्स बनाने नहीं होते, क्योंकि टीचर चेक नहीं करते। यस, कोई कई बार तो होता है, कुछ टीचर तो स्कूल वाले मिल जाते हैं कॉलेज में भी, कि कल मैं कॉपी चेक करूंगा। हमारे इकोनॉमिक्स वाले टीचर होते थे, वो ऐसा बोलते थे, कल तुम्हारे सब लोगों की कॉपी चेक करोगे। यार स्कूल में पढ़ते हैं, क्या तुम कॉपी चेक करोगे? कुछ होते हैं कॉलेज लेवल में भी ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्योंकि एक वो बच्चों के लिए वो जो वो फ्रीडम आ जाती है, एक तरीके से फ्रीडम हो जाती है। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक लेवल हो जाती है। और थर्ड लेवल कौन सा आ जाता है? लेस स्फीयर वाला। ये रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसाइट्स की बात होती है। इंसाइट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा फोकस किस पे हो जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो जाता है। यहाँ पर टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 10% रह जाता है कि वो आपको गाइड करेगा। टीचर का रोल क्या हो जाएगा? बस आपको एक तरीके से गाइड करने का होगा, बाकी का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टीचर का रोल हो जाएगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने का हो जाएगा, जैसे पीएचडी लेवल के बच्चे। कौन से? जैसे पीएचडी लेवल के बच्चे होते हैं। जो पीएचडी लेवल के बच्चे होते हैं, वो इस लेस फेयर लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके वो सीखते हैं कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, किस तरीके से हम चीजों को रिलेट। बात समझ आया? बताइए। टीचिंग पढ़ के मजा आ रहा है? क्योंकि रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिलेट करना है, क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छे टीचर बनने वाले हो। तो जब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करके एकदम से दिमाग में बिठा के सीखोगे, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ये बहुत आसान होता है। डेमोक्रेटिक होता है बेटा, उसमें दोनों होते हैं, टीचर और स्टूडेंट सेंटर होता है। नोट्स तो बेटा बनाने पड़ेंगे ना, उसके लिए वो आप फाउंडेशन कोर्स देखो, उसमें मैंने सब बता रखा है कि आपने नोट्स कैसे बनाना। ह्यूरिस्टिक अलग होता है, वो आगे आएगा। देखो जितने आपके क्वेरीज है ना, वो सब आएंगे, टेंशन मत। सब सब बताऊंगा, घबराओ मत। हर यूनिट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना, क्योंकि कल जो 3 टॉपिक होने वाले हैं ना, वो इन्हीं 3 चीजों पे काम करने वाले हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेस फेयर। बेटा फाउंडेशन कोर्स मेरी प्रोफाइल में जाके चेक करो, सी ऑल कर लेना, प्लस क्लास पे जाके, वहां पे आप लोगों को वो कोर्स मिल जाएगा। थोड़ा प्रोफाइल में झांको यार, प्रोफाइल में जाके चेक करो, मिल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कोर्स को कैसे फॉलो करना है, हर चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये फर्स्ट यूनिट है ना, टीचिंग से होता है हमारा सिलेबस। टीचिंग हमारी फर्स्ट यूनिट है। यस, हमारी फर्स्ट यूनिट टीचिंग है। हाँ, बिगिनर्स के लिए फाउंडेशन इतना कुछ जरूरी नहीं है, आप उसको 2x पे थोड़ा थोड़ा करके भी देख लोगे, 2-3 घंटे आप देख लीजिएगा।
ये दोबारा बता दो, लेस फेयर का मतलब होता है बेटा जब फ्रीडम हो जाती है, समझ रहे हो ना, पीएचडी पे जब आप चले जाते हो वहां पे थोड़ी टीचर आपको बोलता है कि ऐसे करो वैसा करो, वो तो एक सेल्फ डिटरमाइंड हो जाता है, बच्चे को खुद से ही करना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है कि अच्छा यार इस तरीके से होगा, फ्रीडम है आपके पास, बस आपको वो गाइड करता है कि आपने ये काम इस तरीके से करना, क्योंकि आपका माइंड फुल डेवलप हो चुका होता है उस टाइम। सर शिफ्ट में काई स्क्वायर और मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन था, वो स्टैटिस्टिक्स, देखो जो स्टैट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना फर्स्ट पेपर में, ये उन शिफ्ट्स में आ रहे हैं जिन बच्चों ने स्टैट पढ़ रखा है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन का एचआर का सब्जेक्ट था ना, तो एचआर में रिग्रेशन कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर टीचर और बच्चे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे आप देख सकते हो बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एजुकेशन वाले भी तो पढ़ते हैं ना बेटा स्टैट, एजुकेशन वालों को भी तो स्टैटिस्टिक्स आता है ना, उनको तो पूरी यूनिट है स्टैटिस्टिक्स। हाँ डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव का नाम दे सकते हो, यू कैन कॉल, हाँ ये पार्टिसिपेटिव होता है, ठीक है। बुक लेने की तो जरूरत नहीं है बेटा, आप इतना ही पढ़ लीजिए, यही काफी है। अब इस चीज को कल अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं आपको लेवल ऑफ टीचिंग करवाने वाला हूं, स्टेजेस ऑफ टीचिंग करवाने वाला हूं, पीएच कॉन्टिन्यूम करवाने वाला हूं और मैक्सिम्स करवाने वाला हूं। ये सारी चीजें, ये तीन चीजों के साथ रिलेट करने वाली हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ा है। ये कल की क्लास में बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को देखोगे अपने आप सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया ना कि अच्छा इसमें तो ये काम कर रहा है, वहां पर ये काम करेगा, तो अपने आप ही रिलेट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको टीचिंग की ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आज 7 बजे क्लास नहीं होगी, रिसर्च की क्लास बेटा कल से होगी, रिसर्च की 2 क्लासेस हैं वो कल लेंगे, उसमें आप लोगों को मैं रिसर्च का आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो क्लासेस ऐड हो जाएंगी ना, तो मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा टेलीग्राम पे उसके बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, यही यूट्यूब चैनल का नाम है, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। हाँ सेकंड पेपर आज शुरू होगा स्टैटिस्टिक्स, सेकंड पेपर में आज जो यूनिट स्टार्ट होगी वो है स्टैटिस्टिक्स।